एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो चलिए आज फिर शिवानी मैम के साथ दोबारा से हम इसी सर्कल को आगे फर्दर चलाते हैं, राइट। तो जैसा कि हमने कल सर्कल में पढ़ा था, कुछ कंसेप्ट हमने पढ़े थे, राइट। मैंने कोड के बारे में, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस, आर्क, सेमी सर्कल, सेगमेंट एंड सेक्टर, इसके बारे में आप लोगों को बताया था। तो थोड़ा सा मैं फिर से थोड़ा सा रिकैप करवा देती हूँ, सो दैट आगे हमें पढ़ने में बहुत ईजी रहे। जैसा कि हमें पता ही है, ये सेंटर होता है, सेंटर पॉइंट। आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो सरकमफ्रेंस के यानी ये बाउंड्री को सरकमफ्रेंस बोला जाता है ना। ये बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। और इसके बाद हमने क्या करा था? दिस इज कॉल्ड अ रेडियस। कोई भी सेंटर से पॉइंट अगर सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट को टच करता है तो वो आपका रेडियस होता है। और मैंने बोला था कि अगर एक रेडियस अगर एक है तो वो रेडियस होता है, और अगर एक से ज्यादा होंगे तो वो क्या होंगे? रेडियाई होंगे। याद होगा आप सबको, है ना। तो अब हमने क्या करा कि इसको जैसे ही मैंने ये जो सेंटर से कोई भी दो पॉइंट्स हैं, सपोज ये ए है और ये बी है, राइट। जब मैंने इसको इसके साथ मिला दिया तो ये पूरी जो लाइन है ये हमारे ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। और इन दो रेडियस को मिला के जो ये एक लंबी सी लाइन जो सेंटर को पास करती हुई जा रही है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डायामीटर, राइट। कल हमने यही चीज पढ़ी थी और मैंने बोला था कि ये आपकी कोड ही होती है, क्योंकि कभी भी सर्कल की बाउंड्री जो होती है उसको दो पॉइंट्स पे जब कोई लाइन कट करेगी तो उसको कोड बोला जाता है, और जब वो सेंटर से पास करेगी तो उसको डायमीटर बोला जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या है, यानी इसको सीडी नाम दे देती हूँ, तो ये आपका क्या बन जाएगा? कोड बन जाएगा। और इसी तरह से मैंने आपको बताया था, ये जो है ये क्या होती है? हमारी आंख होती है, ठीक है। और ये आंख और ये जो हमारा कोड है, इसके बीच के पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है। और मैंने और भी बताया था कि कोई भी दो रेडियस को जब हम लोग मिलाते हैं, मतलब दो रेडियस को सरकमफ्रेंस से टच करते हैं और एक आर्क और दो रेडियस के बीच के पोर्शन को, इसको क्या बोलते हैं? हम लोग सेक्टर बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये चीजें हमने कल पढ़ी थी। मैंने ये भी बोला था कि इस तरह से ये सेक्टर है, दिस इज अ माइनर सेक्टर, छोटा पोर्शन माइनर, और बाकी सारा जो बच गया वो मेजर है। सेम एज इट इज, अगर ये हमारा क्या है? माइनर आर्क बोलूंगे इसको, तो बाकी जो बच गई वो क्या होगी? मेजर आर्क होगी। इसी तरह से अगर ये पोर्शन हमारा माइनर सेगमेंट है तो बाकी के पोर्शन जो बच जाएगा वो क्या होगा? मेजर सेगमेंट। तो ये जो कल हमने करे थे ये वो कंसेप्ट थे। आज हम चलते हैं सर्कल की अगेन आगे थ्योरम्स पे, राइट। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है? अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन अ डैश पार्ट्स। देखिए हमारे पास ना ये एक सर्कल है, तो अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ, ये एक प्लेन फिगर, यानी ये प्लेन है, बिल्कुल प्लेन एक है। यहाँ पे मैंने एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया, तो वो कह रहा है कि सर्कल डिवाइड्स द प्लेन, जो प्लेन को डिवाइड करता है, ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है? देखिए या तो आप सर्कल के अंदर कहीं भी, देखिए कहीं भी आप पॉइंट्स को लाइक करवा सकते हो, ए बी सी, लाइक पॉइंट्स नहीं पूछे कितने हैं, ये पूछा आप लोगों को कि which on which it lies in a dash parts a circle divides the plane, right। तो प्लेन कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? एक तो होगा अंदर और एक कहाँ होगा? बाहर। तो अंदर वाले को क्या बोलोगे आप? इंटीरियर जो पॉइंट्स बोलते हैं हम लोग, है ना, इंटीरियर पॉइंट। और बाहर वाले को हम क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर पॉइंट्स, राइट, एक्सटीरियर पॉइंट्स। और एक पॉइंट आपका सर्कल के ऊपर यानी सरकमफ्रेंस के ऊपर भी होगा, तो उसको ऑन द पॉइंट बोला जाता है। तो इस तरह से आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो? 3 पार्ट्स। क्लियर है सबको? एक और चीज, अगर हम सर्कल में बात करते हैं कि एक सर्कल के अंदर कितने डायामीटर आप खींच सकते हो, तो जैसे देखिए यहाँ पे हमारा एक सर्कल, अगेन मैं यहाँ पे सर्कल बना रही हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा सर्कल है इसमें सेंटर से, डायामीटर का मतलब होता है सेंटर से पास करते हुए जाना, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एक डायामीटर बना लिया, फिर मैंने यहाँ पे डायामीटर बना लिया, इस तरह से मेरे जो सर्कल में कई सारे डायमीटर बन सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट। तो कहने का मतलब ये है, आपको इन चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट डायमीटर होते हैं, और इसके अंदर के जो पॉइंट्स की बात करी जाए, यानी कि सर्कल डिवाइड द प्लेन
एक सर्कल जो है जो प्लेन पे है तो वो कितने मतलब पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो वो 3 पार्ट्स आएगा। क्लियर है सबको? चलिए, तो इसका नेक्स्ट जो थ्योरम है, जो क्लास 9th के अंदर हम लोग थ्योरम्स का यूज करते हैं क्वेश्चंस को करने के लिए, तो वो क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड एट अ पॉइंट। आपको कोड के बारे में पता है, बट आपको एंगल सबटेंड का नहीं पता। सबटेंड नेम से पता है कि सब पार्ट उस चीज का है ना, तो उस चीज से जो एक एंगल सबटेंड हुआ है ना। देखिए, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ, तो वो कह रहा है इक्वल कोड्स, इसको समझना है। इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके कोड जो हैं किसी सर्कल के अंदर, आपके कोड्स इक्वल हैं, यानी कि अगर मैं बोलूं कि दिस इज वन कोड एंड दिस इज वन कोड, राइट? इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल, यानी कि ए और बी ये एक कोड है, और सी और डी ये एक कोड है, और ये कोड दोनों की दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो इससे जो हमारा एंगल सबटेंड होगा, यानी कि यहां से एक एंगल बन गया, और यहां से भी आपका यहां से भी आपका एक और एंगल बन जाएगा। तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, अगर ए बी यानी कोड ए बी, अगर कोड ए बी जो है कोड सी डी के आपके क्या है? इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसमें जो एंगल सबटेंड होंगे, सबटेंडेड एंगल, इन कोड की हेल्प से एंगल बन रहे हैं, तो वो एंगल होंगे ए ओ बी, और दूसरा एंगल क्या होगा? सी ओ डी। तो अगर कोड इक्वल है तो उसके उसके जो उसके सबटेंडेड एंगल है, यानी ये उससे निकले हुए जो एंगल हैं वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसी तरह से आप इसका कन्वर्स बता सकते हो कि अगर एंगल इक्वल है तो इसका मतलब उसके कोड्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, राइट? तो जब भी आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है तो साइड ब्रैकेट में ये थ्योरम्स को मेंशन जरूर करना है। अगर आप थ्योरम्स को मेंशन नहीं करोगे तो बेटा आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसका रीजन ये होता है कि टीचर्स भी ये जानना चाहते हैं कि भाई आपने लिखा क्यों है इस चीज को। तो लाइन क्या लिखनी है? equal chords of a circle subtend equal angles at the center. Is that clear? Okay. इसके बाद जो हम बात करते हैं वो क्या करते हैं कि इसका जो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, राइट? कि अगर द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, देखिए अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि ये नेक्स्ट थ्योरम क्या बताती है हमें। ये देखिए, ये एक सर्कल है, उन्होंने बोला द लाइन यानी द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर, अगर एक लाइन सेंटर से द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट द कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड, यानी कि ये हमारा एक कोड हो गया जिसका नाम क्या है? ए बी, ठीक है, और ये हमारा सेंटर पॉइंट है। अगर कोई सेंटर से लाइन किसी कोड के ऊपर गिराई जाती है तो वो हमेशा क्या होती है? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है। क्या करती है? बाइसेक्ट द कोड इज अ परपेंडिकुलर टू द कोड। द लाइन ड्रॉन, और ये थ्योरम आपने लिखनी है जब आपने क्वेश्चंस करने हैं। क्या? द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर of a circle to bisect the chord is perpendicular to the chord। तो ये उस कोड को 90 डिग्री पे क्या करेगी? उसको 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगी। ठीक है बेटा, तो ये हमारी एक थ्योरम है सर्कल से रिलेटेड जो 9th क्लास में एज वेल एज 10th में भी यूज होती है। तो इसका नेक्स्ट जो है उसके बारे में आप देखिए, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा, उसी ही थ्योरम का कन्वर्स है। क्या है इसके अंदर? सेम एज इट इज वही चीज है कि अगर इन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि अगर यहाँ पे कोड है, ठीक है, इस कोड का नाम मैं ए बी मान लूं, और यहां से मैं यहाँ इसका नाम मान लेती हूँ ओ और इसको मान लेती हूँ सी। वो कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। हमें ये तो पता है कि अगर ओ सी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? ए बी के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए सी और जो हमारा सी बी है, यहाँ बी सी भी लिख सकते हो, ये भी क्या होगा? इक्वल होगा कभी भी, पर उसके लिए सेंटर पॉइंट से होना जरूरी है।
कि अगर सेंटर से कोई लाइन अगर किसी कोड के ऊपर गिरती है, पहले मैंने क्या बताया कि वो 90 डिग्री होएगी। वो 90 डिग्री कब होएगी? अगर ये दोनों हमें पता ही है कि इक्वल हैं तो ये 90 डिग्री होएगी होएगी। और अब मैंने क्या बताया? अब मैंने ये बताया कि अगर कोई सेंटर से कोई लाइन, मतलब सेंटर से कोई लाइन किसी कोड पे गिर रही है तो वो क्या होगी? परपेंडिकुलर अगर ऑलरेडी है ही है, वो बाइसेक्ट भी करेगी, यानी AC और जो हमारा CB है ये भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकता है या मैसेज कर सकता है। तो मेरा नंबर है, मैं बहुत 9877212433, राइट। तो इससे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो कि मैम हमें ये क्वेरी है, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो नो इश्यू, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, कभी भी आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड, वो है इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये सर्कल है, ठीक है जी, अगर ये सर्कल है, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, अगर ये कोड, सॉरी, अगर हमारे पास ये जो कोड है, यहाँ पे एक कोड दी गई है और यहाँ पे भी एक कोड दी गई है, तो अगर ये दोनों कोड इक्वल कोड्स, इक्वल कोड से क्लियर है आपको कि AB और CD जो हैं, ये आपको दो कोड दी गई हैं AB और CD, जो आपस में क्या है? इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो क्या होगा? सेंटर, सेंटर मतलब यहां से इसका और यहां से इसका जो डिस्टेंस होगा वो भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। अच्छा, ऐसा क्यों होगा? मुझे ये बताइए थोड़ा सा, क्यों होगा? देखिए, अगर ये सेंटर पॉइंट है, आपको पता है कि जब भी किसी कोड के ऊपर सेंटर से कोई लाइन गिराते हैं तो वो कितने डिग्री होती है? 90 डिग्री। मैंने पीछे अभी यही थ्योरम बताई है आपको। सेम एज इट इज, यहां से यहां तक जो होगा वो भी क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। तो अगर ये दोनों 90 डिग्री के हैं तो ये हमारा सेंटर है। तो अगर AB और CD इक्वल हैं, उसके ऊपर जो कोड गिर रही है वो 90 डिग्री की है, तो इसका मतलब, इसको जैसे आप नाम दे दो, E दे दो, इसको F दे दो, तो OE और OF ये भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो OE और OF भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो लिखना क्या आपने उसमें? इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, मतलब यहां से यहां की और यहां से यहां की दूरी जो होगी वो इक्वल होगी। क्लियर है सबको? तो चलिए इसका जो नेक्स्ट है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। इसी का जो कन्वर्स है, इसी थ्योरम का जो कन्वर्स है वो क्या है? कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल इन अ लेंथ। तो सेम वही बात होगी ना कि अगर तो हमारे पास, ये देखिए, अगेन वही थ्योरम की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें इन्होंने ये बोला कि AB और जो CD है, यहाँ पे दो क्या दी गई हैं? ये आपको कोड्स दी गई हैं, पर उन्होंने कहा कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन अ लेंथ। तो सेंटर से यहां पर ये कितने डिग्री का होता है? 90 का। और यहाँ पे ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। वो कहता है कि अगर इनका डिस्टेंस सेम है, इक्वल है, तो इसका मतलब उसकी जो कोड्स की लेंथ होगी वो भी क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, तो अगर बाय चांस आपको इन थ्योरम का एक्सप्लेन आ जाता है तो वो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन्ड है और आप भी उसको बहुत इजी वे में बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? जैसे ये देखिए, ये जो है ये क्या बन गई? एक रेडियस बन गया, और यहाँ पे ये भी आपके पास क्या बन गया? रेडियस बन गया, है ना। तो हमें ये रेडियस बन गया, हमें क्या पता है कि ये और ये आपस में इक्वल है, यानी कि कोई भी चीज की कॉन्ग्रुएंसी को शो करके आप बाय सिंप्लिसिटी उसके ईच एंड एवरी पार्ट को इक्वल शो कर सकते हो। तो कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट भी एक है, वो भी मैं बच्चों को बताऊंगी, क्योंकि समटाइम होता क्या कि कॉन्ग्रुएंसी में इतनी दिक्कत आती है बच्चों को कि वो नाइन्थ के कंसेप्ट तो नहीं, नाइन्थ के कंसेप्ट को कर ही नहीं पाते हैं। जैसे ट्राइंगल चैप्टर हो गया, अगर आपको ट्राइंगल चैप्टर नहीं आएगा तो आपको क्वाड्रिलेटरल चैप्टर नहीं आएगा। तो ये एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, तो इसको आप कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है जो हमारा टॉपिक है, इसी टॉपिक पे जो थ्योरम है वो ये है, द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtend by it at any point on the remaining part of a circle। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है आप बताइए। जैसे ये एक सर्कल है
और उन्होंने बोला एंगल सबटेंड बाय एन आर्क, यानी कि यहाँ पे मैं बोलूंगी ये सेंटर है और ये कोड है, यानी एक आर्क के पोजीशंस में यहाँ पे अगर यहाँ पे एक एंगल बना हुआ है, राइट, और इसी से एक और एंगल निकलता है, तो पहले भी मैंने बताया कि एक एंगल से एक और एंगल निकल रहा है, यानी उसको बोलते हैं सबटेंडेड एंगल, उसी का पार्ट, यानी सबटेंड, सब, राइट। अगर देखो उन्होंने बोला एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल, यानी ये वाला जो सेंटर पे जो एंगल होगा, यानी इसको मैं बोल दूं ए, इसको बी नाम दे देती हूँ, इसको सी नाम दे देती हूँ, तो वो इसमें ये कह रहा है कि जो सेंटर वाला एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, डबल होगा। यानी मानो अगर ये वाला एंगल जो है वो 50 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 100 डिग्री का होगा। तो हमेशा जो सेंटर वाला एंगल होता है वो सबटेंडेड एंगल का क्या होता है, डबल होता है। तो अगर आपको इसको लिखना पड़े तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, ओ ए आपका सेंटर है और आपको पता है एंगल ए ओ बी is double the angle ACB because ACB is a subtended angle। इसी की अगर हम लोग उल्टा चलते हैं यानी कन्वर्स की बात करेंगे तो कन्वर्स में क्या आएगा, कन्वर्स में ये आएगा कि जो सबटेंडेड एंगल है वो हमेशा हाफ होता है किसका, सेंटर एंगल का। तो उस चीज को भी आप बहुत इजीली बता सकते हो कि अगर ए और बी डबल है एसीबी के तो एसीबी भी हाफ होगा किसका, एंगल एओबी का। ठीक है, तो इस थ्योरम को आप बहुत अच्छे तरीके से एक वे से लिख सकते हो कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल इज हाफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर है? तो ये थ्योरम मैंने आपको दोनों ही डिस्कस कर दिए हैं कि अगर कोई एंगल सेंटर पे होगा तो वो डबल होगा सबटेंडेड एंगल का, और अगर जो सबटेंडेड एंगल ऑलरेडी आपको गिवन है तो सेंटर एंगल जो होगा, सॉरी सबटेंडेड एंगल जो होगा वो हाफ होगा और जो सेंटर एंगल होगा वो सबटेंडेड एंगल का डबल होगा। ठीक है, जैसे मैंने 50 और 100 के बारे में बताया कि एग्जांपल देके, तो आपको बहुत इजीली उसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो हमारा इसका कंसेप्ट है वो क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। यानी अगर मेरे पास, हमने सेगमेंट मैंने आपको ऑलरेडी पहले समझाया, क्यों समझाया वो मैंने इसीलिए समझाया ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो अब क्या है कि यानी कि यहाँ पे अगर कोई आर्क, ये जो है ये हमारा क्या होता है, कोड होता है, ये क्या होती है, आर्क, और यहां से अगर मैं यहाँ पे एक एंगल बनाती हूँ, ठीक है, इसको मान लो मैंने सपोज नाम दे दिया 30 डिग्री का एंगल दे दिया, ठीक है, और यहीं से इसी पॉइंट से एक और एंगल यहाँ पे लाई कर गया, तो ये क्या है, सेम सेगमेंट। ये कौन सा सेगमेंट बन गया, सेम सेम मतलब जगह पे है ये, तो ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो आप इसको नाम दे सकते हो ए बी सी डी नाम दे सकते हो। तो आप बोल सकते हो कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, और उसका रीजन क्या होएगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो ये जो है ना, ये मैथ्स के जो कंसेप्ट है होते बहुत इजी हैं, बस थोड़ा सा ना डीपली जाके उसको समझने की जरूरत है। अगर आप उसको बहुत अच्छे से समझ लोगे ना तो आपके लिए क्वेश्चंस निकालना बहुत इजी होगा। समटाइम होता है कि हम लोगों को ना रिटर्न में लिखना नहीं आता, तो बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको लिखना नहीं आता तो आपके पास कोई जैसे आप क्वेश्चंस को, आंसर्स को लिखते हो, आंसर्स आपके पास अवेलेबल होंगे अगर, या आप लोग आजकल तो हमारे पास फैसिलिटीज है, हम कहीं से भी वो देख लेते हैं क्वेश्चंस के आंसर भी, है ना। तो क्या होता है कि आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स को देख के रिटर्न में लिख के देखा करो। जब आप रिटर्न में लिख के देखोगे ना तो आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगी, और मैथ्स में तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होती है ना, जिसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उसके उतने ज्यादा मार्क्स। ये एक फंडा है, अपने दिमाग में डाल लो कि प्रैक्टिस बहुत चाहिए मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस के बिना आप मार्क्स गेट नहीं कर पाओगे। क्लियर है बेटा? तो ये मेरा कंसेप्ट था जिसमें मैंने सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल की बात करी। एक थ्योरम होती है जो बहुत ही इजी है, जिसमें तो नॉर्मल आपको ये बताया जाता है, जैसे एक सर्कल है तो उसके सेमी सर्कल पे मतलब कोई भी एंगल होता है ना वो 90 डिग्री का होता है। जैसे सेमी सर्कल को क्या होता है कि जो डायामीटर है, डायामीटर सर्कल को दो पार्ट्स में जैसे डिवाइड कर दिया इसने, तो यहाँ पे जो सर्कल हाफ बच गया वो सेमी सर्कल होता है, और सेमी सर्कल पे कभी भी कोई एंगल बनता है तो वो कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है।
ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ए सी बी एंगल, तो इसको लिखोगे क्या, इसको लिखने का वे क्या है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एंगल ऑन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है, तो आप बोल सकते हो एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल मत बोलना, ये बोल देना कि एंगल ऑन अ सेमी सर्कल इज अ 90 डिग्री। क्लियर है बेटा, तो ये एक कंसेप्ट है आपका। और दूसरा जो है इसमें जो नेक्स्ट कंसेप्ट की बात हम करेंगे वो है कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। नाउ व्हाट इज अ कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, समटाइम बच्चों को पता ही नहीं लगता कि कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हम क्या किस कैसे बनाए मैम, कैसे, और क्या होता है कि जैसे बाउंड्री में लाइन है और मतलब एक आध पॉइंट बाहर भी है तो बच्चे उसको भी बोल देते हैं कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक नाम से ही क्लियर है क्या, जो ये जो साइकिल है ये 4 वर्टिसेस सर्कल की बाउंड्री जो है इस पे जो 4 वर्टिसेस हैं यानी ए बी सी डी, जब हम इसको मिला देते हैं तो ये हमारा जो है एक क्वाड्रिलेटर बन जाता है। तो दिस इज कॉल्ड अ कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। कॉन्साइक्लिक मतलब सर्कल के ऊपर के पॉइंट्स को मिला के जो बने उसको कॉन्साइक्लिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 वर्टिसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं तो ये कौन सा है आपके पास, ये है कॉन्साइक्लिक, कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या होता है जब कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की बात हम करते हैं, कॉन्साइक्लिक आप पॉइंट्स को बोल सकते हो, इसको आप नॉर्मली कॉन्साइक्लिक की जगह आप साइक्लिक भी बोल सकते हो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, तो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है वो होता क्या है, साइकिल यानी सर्कल, जैसे पहिया चलता है हमारा, है ना। तो देखो ये क्या है, एंगल ए और एंगल सी, इसमें इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, आइदर पेयर ऑफ द ऑपोजिट एंगल, इसका सम 180 होना जरूरी है। जब एंगल ए प्लस एंगल सी जो होगा 180 होगा, या एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तब हम उस सर्कल को क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। तब हम उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटर होता है, इसको साइक्लिक बोला जाता है। अगर बाई चांस आपसे कोई पूछ ले कि बताओ जी आप कैसे शो करोगे कि हाँ भाई ये जो आपका क्वाड्रिलेटर है ये साइक्लिक है कि नहीं है, तो सिंपल सी बात है, जो भी आपके पास दो एंगल दिए हैं अगर उनका सम 180 आ जाता है तो आप उसको बोल सकते हो कि वो क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। ओके बेटा, तो आई होप सबको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच। तो आगे प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, और जितनी ज्यादा से ज्यादा मेरे से वीडियोस बनाई जाएंगी, मतलब मैं आई विल ट्राई कि मैं आपके लिए और बेस्ट से बेस्ट करूं, ताकि जो भी मेरे को सुन रहा है वो बहुत अच्छे से हर चीज को एक्सप्लेन कर पाए, उसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैथ्स के अंदर कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है बेटा, थैंक यू बाय बाय, टेक केयर।